जब सरकारी तंत्र से उम्मीद टूट जाए और व्यवसायों के आगे जनता लाचार हो जाए, तब उठती है न्याय की मांग। इसीलिए न्यूज स्टेट लेकर आया है लेकर रहेंगे न्याय, जिसमें हम उन दबी आवाजों को उठाते हैं जिन्हें सिस्टम की नाकामी का शिकार होना पड़ता है। हमने ठाना है कि हम जनता की आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाएंगे और उन्हें न्याय दिलाएंगे। कहते हैं कि कुप्रथाएं समाज के लिए हानिकारक होती हैं और जब ये कुप्रथाएं दिमाग पर हावी हों तो अपने ही परिवार को उजाड़ देती हैं। 3 तलाक भी ऐसी ही कुप्रथा है जिस पर कड़ा कानून तो है, लेकिन आज भी मुस्लिम महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा। शरिया कानून को मानने वाले आज भी तलाक 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 कहकर मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी को खराब कर रहे हैं। इंदौर से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम महिला फरहाना खान न्याय की आस में सिस्टम से सवाल कर रही है। मामला क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं और इसी मुद्दे पर आज लेकर रहेंगे न्याय। तीन तलाक पर भले ही कड़ा कानून बन गया हो, लेकिन अब भी 3 तलाक के मामले थम नहीं रहे हैं। इंदौर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। आरोप है कि यहाँ के खजराना थाना क्षेत्र में दहेज न मिलने पर एक महिला को 3 तलाक दे दिया गया। खजराना थाना क्षेत्र की रहने वाली फरहाना खान, जिनकी ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है और आरोप लगाए गए हैं। आरोपी पति लंबे समय से दहेज के लिए दबाव बना रहा था। दहेज में गाड़ी नहीं मिलने पर मारपीट करता था। मानसिक तौर पर प्रताड़ित करते थे पति और सास। महिला का आरोप है कि जब उसके परिवार की ओर से ससुराल वालों की डिमांड पूरी नहीं की गई तो गुस्से में आकर उसके पति ने तलाक 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 कहकर घर से निकाल दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति और सास के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में दहेज मांगने और मानसिक प्रताड़ना के आरोपों की पुष्टि हुई है। खजराना थाना क्षेत्र में एक 3 तलाक का मामला सामने आया है। जैसा फरियादी के द्वारा बताया गया था, उसकी 2010 में शादी हुई थी। अशरफी नगर की रहने वाली है। 2010 में इसकी शादी हुई थी। उसके बाद 2024 में अक्टूबर नवंबर में इसके पति और सास के द्वारा तीन तलाक कहकर उसको घर से बाहर निकाल दिया और बोला कि जब तक 1 लाख रुपए जो एक गाड़ी खरीदनी है उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत है, जब तक पैसा लेकर नहीं आओगी तब तक तुम घर में मत आना। तो इस पर से दहेज प्रताड़ना का और 3 तलाक का एक केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। मामले में पीड़ित महिला की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं वो चौंकाने वाले हैं। महिला ने बताया है कि साल 2010 में उसकी शादी वसीम पठान से हुई थी। शादी के कुछ समय तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में पति, सास और ससुर ने बार बार पैसों की मांग करना शुरू कर दिया। जब उसने अपने मायके वालों से और पैसे लाने से इनकार किया तो उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया जाने लगा। साल 2024 में उसके पति ने कार लेने के लिए 1 लाख रुपए की डिमांड की। जब महिला ने पैसे नहीं दिए तो पति की ओर से 3 तलाक दे दिया गया। पुलिस के अनुसार पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। पीड़िता को सुरक्षा भी प्रदान की गई है और मामले की जांच महिला उप निरीक्षक को सौंपी गई है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति और सास के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है। दहेज प्रताड़ना और धमकी देने के आरोप में भी केस दर्ज हुआ है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में 3 तलाक के जो मामले अभी आ रहे हैं लगातार, वो तो आते ही हैं, लेकिन इसमें अब हलाला का भी नाम जुड़ गया है, जो एक शरिया कानून मुस्लिम समाज के हिसाब से जो एक प्रक्रिया है। वहीं महिला सहायता प्रकोष्ठ की टीम भी इस मामले में पीड़िता को कानूनी और मानसिक सहयोग दे रही है। इस घटना के सामने आने के बाद समाज में एक बार फिर से 3 तलाक को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सवाल है कि कड़े कानून के बाद भी आए दिन मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक का शिकार हो रही हैं। फरहाना खान जैसी महिलाएं जो हिम्मत दिखाती हैं, उनका केस तो सामने आ जाता है, लेकिन आज भी कई मामले सामने नहीं आ पाते हैं और मुस्लिम महिलाएं आज भी 3 तलाक का दंश झेलने को मजबूर हैं। सवाल है कि आखिर कब तक मुस्लिम महिलाओं को प्रताड़ित किया जाएगा।
इंदौर से सचिन बहरानी के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो आज लेकर रहेंगे न्याय इस महिला के लिए और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आदित्य जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आदित्य जी, 3 तलाक को लेकर हमारे देश में कानून बन चुका है, उसके बावजूद भी अगर कोई 3 तलाक दे रहा है तो क्या वो मान्य माना जाएगा और इसमें फिर सजा का प्रावधान क्या बनता है? लोकेंद्र जी, देखिए, आपने जो सवाल पूछा है ये बहुत ही क्रूशियल सवाल है और ख़ास करके हमारी जितनी भी मुस्लिम बहनें हैं उनको इस परेशानी से हर दिन जूझना पड़ रहा है। मुझे अच्छे से याद है वो दिन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में बहस किया जा रहा था और मैं उस समय चीफ जस्टिस कोर्ट में था और चीफ जस्टिस कोर्ट में लगभग कम से कम 40 मुस्लिम महिलाएं पिटिशनर थीं जिन्होंने कहा कि मुझे हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। तो उसके बाद ये शायरा बानो की जजमेंट आई और शायरा बानो की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी बताया और उसके बाद से जो संसद में जो कानून 2019 में पारित किया गया उसके अनुसार जो व्यक्ति भी 3 बार तलाक कहता है और शादी तोड़ने की कोशिश करता है मुस्लिम समाज में, उसको गैर कानूनी माना जाएगा। और इस लॉ को तो सुप्रीम कोर्ट, आप जानते हैं ना, इसको अपहेल्ड कर दिया। देखिए, जहां तक इन्वेस्टिगेशन की बात है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो लॉ आया है, क्योंकि ये सोशली एक मुस्लिम समाज को बहुत ज्यादा बैकफुट पे डालने वाला कानून है, तो इसको लेकर के इसकी इम्प्लीमेंटेशन को थोड़ा सा सोसाइटल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो इश्यूज आते हैं लोकेन जी, जैसा मेरे अपने स्टडी में और इस कानून को समझने में जो मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग रही है उसको लेकर के, तो उसमें कोर्ट को थोड़ा सा सख्ती बरतने की जरूरत है। ठीक, थोड़े से इसमें और जो पॉइंट्स हैं उनको भी समझ लेते हैं। इस वक्त फरहाना हमारे साथ जुड़ गई हैं, पीड़ित हैं। फरहाना जी, आपका न्यूज स्टेट पर स्वागत है। निर्मला नायक जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की, आपका भी निर्मला जी बहुत बहुत स्वागत है। फरहाना जी, कब शादी हुई आपकी और किस तरह का सिलसिला रहा अब तक, आपके साथ क्या क्या चीजें हुई हैं, बताइए आप। मेरी शादी 2010 में हुई थी जी। सबसे ही मतलब घर के फैमिली जो होते हैं, फैमिली मैटर चलता ही रहा है मेरे साथ। जैसे सास को लेके, कभी ससुर को लेके, जो फिर फैमिली में आ रहे हैं रिश्तेदार उनको लेके, ऐसा मेरे को फैमिली में सारी कंडीशन रही है। परेशान उन लोगों ने शुरू से मुझे किया। और फिर सबसे मेन चीज़ होता है कि हमेशा वाइफ अपने हस्बैंड पे डिपेंड होती है, ससुराल में कोई कितना भी पीड़ित करे, लेकिन जब हस्बैंड ही इतना पीड़ित करेगा तो फिर मेरे हस्बैंड का शुरू से ही मतलब ऐसा रहा है कि दूसरी महिलाओं के साथ संबंध। 2010 में मेरी शादी हुई थी और 2013-2014 से उनका दूसरी औरतों के साथ संबंध रहा है और उस चीज़ से मैं परेशान भी थी। काफ़ी टाइम से मैं उससे परेशान हो रही थी। मैं हमेशा समझाती थी ये सारी चीज़ों के लिए, तो वो कहीं न कहीं मेरे पे एलिगेशन आता था कि मैं सही से रिएक्ट नहीं कर रही हूँ या मैं सही नहीं रहती हूँ, इसीलिए मेरे साथ ये सब होता है, इसीलिए मेरे हस्बैंड और औरतों के साथ रिलेशन रखते हैं या दूसरी औरतों के पास जाते हैं। पर मेरा तो घर में शुरू से सही रहा है और फिर घर वाले भी उस चीज़ को लेके टॉर्चर करते हैं। सास का टॉर्चर करना, ससुर का टॉर्चर करना, घर में खाने को लेके ये झगड़ा 3 करना। तलाक का जो मामला है ये कब पहुंचा, कौन सी तारीख को उन्होंने आपको 3 तलाक बोला? इन्होंने मुझे तारीख तो खैर ऐसा है कि उन्होंने 3 तलाक एक साथ बोला था, तो मैं आपको कंफर्म तारीख तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, इन्होंने मुझे अक्टूबर-नवंबर में 3 तलाक कहा था। और उसके बाद घर से जाने के लिए बोल दिया? जी हाँ, इन्होंने मुझे 3 तलाक दिया। 3 तलाक के बाद इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। ठीक, निर्मला जी, आपने सुना कि बहुत पहले से परेशान किया जा रहा था। यहाँ पर वो कह रही है कि अफेयर भी था उनका किसी और के साथ और जो घर के अन्य सदस्य थे वो भी परेशान कर रहे थे और अब 3 तलाक कहकर घर से बाहर निकाला गया है। जी। ये जो 3 तलाक का मामला है, जैसा कि अभी आदित्य जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको अपहेल्ड किया है कि इस तरीके की वाकये नहीं होना चाहिए। ये मुस्लिम महिलाओं के लिए और मुस्लिम समाज के लिए भी बहुत हानिकारक है, क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है, फरहाना जी के 3 बच्चे भी हैं और इस तरीके की घटना होने से सबसे ज्यादा प्रभाव उन बच्चों पर पड़ता है।
इस मामले हम्म। में मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक पुलिस ने दहेज प्रताड़ना का और डराने धमकाने का और मुस्लिम महिला विवाह संरक्षण कानून के अंतर्गत केस दर्ज किया है, परंतु इसमें धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस महिला के साथ धोखे के साथ में ये सब हुआ है। तो इसमें धोखाधड़ी का मामला भी होना चाहिए, इसमें इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। देखने में ये आ रहा है कि मामले तो दर्ज हो जाते हैं, हम्म। परंतु इन्वेस्टिगेशन सही ना होने के कारण जो आरोपी हैं, उनको भी सजा सही नहीं मिलती है और फरियादी को भी न्याय नहीं मिलता। इसमें न्यायालय को भी देखना होगा और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी देखना होगा कि इसमें जांच सही तरीके से हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं होने में रोकथाम लगे। अच्छा फरहाना जी, पहले क्या पुलिस में केस करवाया था आपने इससे पहले, जब ये सारी चीजें चल रही थी, परेशान किया जा रहा था आपको? जी हाँ, मैं इसके पहले भी 2-3 बार कंप्लेंट डाल चुकी हूँ इन लोगों की। मेरे ससुर के नाम से है, मामा ससुर के नाम से है, ससुराल वालों के नाम से भी मैं 1-2 बार कंप्लेंट डाल चुकी हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। तलाक देने के बाद भी मैंने आवेदन दिया था, लेकिन पता नहीं उसने पैसे दे कर के अपना पल्ला झाड़ लिया, मेरी किसी तरीके से सुनवाई नहीं की गई। आदित्य जी, इंसाफ तब भी नहीं मिल रहा जब वो पुलिस के पास जा रही हैं, तो इसमें उन पुलिस वालों की भी जिम्मेदारी तय होती है क्या, जिनके पास कंप्लेन गई और उन्होंने एक्शन ना लिया हो? नहीं, देखिए कानून में लोकेन जी बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं हाँ। कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आप एक कॉम्पिटेंट कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। इनके केस में ये कंप्लेंट फाइल कर सकती है मजिस्ट्रेट कोर्ट में ठीक। अंडर बीएनएस, जो भारतीय न्याय संहिता है। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो जो लोकल स्टेट हाई कोर्ट है, जो इंदौर है, तो इंदौर हाई कोर्ट ही अप्रोच कर सकती हैं रिट एप्लीकेशन में, रिट पिटीशन फाइल करके कि मुझे पुलिस मेरे एप्लीकेशन की सुनवाई नहीं कर रही है, इस पे संज्ञान लेकर के नोटिस किया जाए। ठीक, तो वो कितना मुश्किल है, क्योंकि कई बार होता है कि महिला हैं, उतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो कैसे वो अप्रोच करें, किसको अप्रोच करें, और फाइनेंशियली बेस में बर्डन ना आए उन पर? देखिए एक तो अगर वो अप्रोच, अगर हम लोग का जो न्याय प्रणाली है वो इतना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है कि अगर आप चीफ जस्टिस को एक पत्र भी लिखती हैं तो उसको भी पिटिशन में ट्रीट किया जाता है। ठीक। तो अगर ये किसी वकील को अप्रोच करती हैं, नॉर्मल जो प्रोसेस होता है कोर्ट का, तो उसके माध्यम से भी जाया जा सकता है। नहीं तो अगर सीधा अगर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी अगर ये चिट्ठी लिख दें तो वो कोर्ट अपने आप ही इनको एक लॉयर अपॉइंट करके दे देगा जो इनके केस को डे टू डे बेसिस पे कंडक्ट कर सकता है। अच्छा फरहाना जी, अब तक इस पूरे मामले में आपने जब कंप्लेन दी, 3 तलाक वाली भी कंप्लेन दी, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया क्या उन लोगों पर? और अभी स्टेटस क्या है? आप क्या उनके साथ हैं, उनसे अलग हैं? और परिवार वाले का स्टेटस क्या है? वो अभी भी अपने उसी घर में रह रहे हैं या कंप्लेन होने के बाद वहां से फरार हुए हैं? अभी जो 3 तलाक का मैंने बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि मुझे अभी ऐसा हो रहा था कि बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा था और फिर वो लोग डरा रहे धमका रहे थे, मुझे धमकियाँ उन लोगों से मिल रही थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा परेशान होके अब जब कंप्लेंट की और मैंने थाने पे बताया कि इसी तरीके से मुझे इतना होने के बाद भी अब मेरे बच्चों से नहीं मिलने दे रहे हैं और मुझे पीड़ित कर रहे हैं। तो अभी उस पे कार्रवाई की गई है, अभी उसको जेल भेजा है, अभी उस पे कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस अपनी तरीके से कर रही है। पर पहले तो कोई कार्रवाई नहीं थी और घर सिर्फ आपके लड़कियों के पति साथ पर ऐसा। कार्रवाई हुई है अभी तक क्या? क्योंकि आपने कहा कि परिवार के और लोग भी हैं, जी। आपने उससे पहले ससुर, मामा ससुर पर भी एफआईआर की थी, उन पर भी कोई एक्शन जी। हुआ है? अभी उन पे कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ वसीम को ही गिरफ्तार किया गया है। और ये बच्चे अभी वो परिवार के साथ ही हैं, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा आपको? हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, जो मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन वो अभी उन्हीं के साथ हैं। अच्छा निर्मला जी, इसमें भी थोड़ा सा इनके क्या अधिकार बनते हैं एक माँ को अगर उनके बच्चों से नहीं मिलने दिया जाए तो? इसमें मुस्लिम महिला कानून संरक्षण कानून के अंतर्गत बच्चों की कस्टडी जब तक कि वो वयस्क नहीं होते हैं माँ के पास ही रहेगी और पिता की जिम्मेदारी होगी उनका मेंटेनेंस करने की, भरण पोषण की। फरहाना जी को मैं ये भी बताना चाहूंगी कि विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत उनको पूरा फ्री लीगल एड मिलेगी, उनको वहां से एडवोकेट भी मिलेंगे उनके पक्ष से, उनका पक्ष रखने के लिए, और उसमें किसी भी तरीके का कोई धन खर्च नहीं होगा। वैसे तो अभी मैंने एक पुलिस ऑफिसर की बाइट देखी टीवी टीवी में, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इंदौर में ऐसे 2 प्रकरण सामने आए हैं ट्रिपल तलाक के, और उसमें जो फरहाना जी के प्रकरण में वो ये कहते हैं कि पति के साथ सास के ऊपर भी उन्होंने प्रकरण दर्ज किया है, जो मेरे पास जानकारी है। तो पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है या सहयोग नहीं हो रहा है तो इनको विधिक सेवा प्राधिकरण के पास भी जाना चाहिए,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जो सचिव है वो इनको सहयोग करेंगे और इनका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा। बच्चे माँ के पास रहेंगे, ये तय है। अच्छा आदित्य जी, एक चीज़ बताइए, इसमें जो फादर हैं वो तो जेल चले गए हैं, बच्चे सास ससुर के पास हैं, तो ये कैसे अब आगे का रास्ता अपनाएं ताकि बच्चों की कस्टडी इनको मिल जाए? जैसे निर्मला जी कह रहे हैं कि वो माँ की कस्टडी में ही होने चाहिए, और भरण पोषण का फिर सवाल आएगा क्योंकि पति जेल जा चुका है, तो क्या अधिकार बनते हैं इनके? देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि एक एप्लीकेशन इनको फाइल करना पड़ेगा कोर्ट में, हाँ। जहाँ पे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। और किससे करेंगी अब? ये अपने पति से। वो तो जेल में है लेकिन। हाँ, तो उससे क्या हुआ, कोर्ट तो संज्ञान लेगी ना उसका। ओके। हाँ, ये मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं, और उसके साथ साथ जो बच्चों का जो डे टू डे जो पालन पोषण है, हाँ। उसके लिए भी अर्जी लगा सकती हैं कि मेरा महीने का इतना खर्चा आता है, मुझे इतना गुजारा भत्ता चाहिए, जिसके आधार पर मैं इन बच्चों का ख्याल रख सकती हूँ, उनको स्कूल भेज सकती हूँ। तो ये लॉ ने अपने आप में प्रोविजन दिया है। और उसके बाद मेंटेनेंस, हमारे जो सीआरपीसी है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें सेक्शन 125 सीआरपीसी में भी ये प्रावधान है कि आप मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में अर्जी लगा सकती हैं। ठीक है। तो उसके आधार पर कोर्ट तथ्यों पर आपके मेरिट को कंसिडर करता है। अच्छा, अब क्योंकि इनके पति, अगर उन पर जो जिस तरह की धाराएं हैं जी। 3 तलाक बोल लीजिए, या परेशान करना, दहेज का केस, जी। अगर वो लॉन्ग टर्म कन्विक्शन होता है, जेल में रहते हैं जी। फिर इनके क्या अधिकार बनते हैं, खासकर जो प्रॉपर्टी है, जो इनके पति की प्रॉपर्टी है, और क्योंकि उनके फादर भी अभी हैं, तो फिर इनके बच्चों का क्या अधिकार बनता है या इनका क्या अधिकार बनता है उस प्रॉपर्टी पर? देखिए, हर केस का अपना एक फैक्ट होता है लोकेंद्र जी, और जहाँ तक इनकी बात है तो पहले देखना पड़ेगा कि पति की क्या प्रॉपर्टी है और कानून के हिसाब से उसका क्या आकलन हो सकता है। बिकॉज जितनी उसकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, उसके आधार पर ही उसका जो आपको गुजारा भत्ता है वो दिया जाएगा। ये कोर्ट का ये ऑर्डर होता है, ये प्रोसीजर होता है लॉ का। तो अभी तो जब तक हम लोग इस केस को फाइनली एक लीगल कंक्लूजन पे नहीं देखेंगे, हम लोग ये बता नहीं सकते कि क्या इनको गुजारा भत्ता मिलेगा, या क्या इनको बच्चों के लिए जो मनी मिलता है एलिमनी का, या आपको जो बाकी जो मिलता है मेंटेनेंस का, वो कितना मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कानून के जो पैरामीटर्स हैं कि कितना आपकी कमाई है, शादी कब तक चली, कितने बच्चे हैं, उनका भरण पोषण के लिए महीने में कितना खर्चा चाहिए, तो वो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके कोर्ट अपना ऑर्डर पास करती है। अच्छा फरहाना जी, इसको लेकर कि आगे भरण पोषण कैसे होगा, क्योंकि आपके पति जेल में, क्या वो दे पाएंगे भरण पोषण? कोई बातचीत इसको लेकर आपकी परिवार वालों से, या आपने इसको लेकर याचिका दायर की है अभी तक? हाँ, मैंने थाने पे कहा तो था, क्योंकि फाइनेंशियली उनके पास मकान है, किराया आता है, मेरी मम्मी से उन्होंने पैसे लेके प्लाट लिया हुआ है, और फाइनेंशियली कंडीशन तो उनकी इतनी है कि वो मेरे बच्चों का भरण पोषण मुझे दे सकते हैं। अच्छा, एक और चीज आई है इसमें, वो हलाला का जिक्र भी हुआ है। क्या हलाला के लिए प्रेशराइज किया गया या हलाला हुआ है? इसको लेकर आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? हलाला की कंडीशन तो ऐसी रही है कि सर, पहले उन्होंने 3 तलाक मुझे दिया, उसके बाद फिर एक लड़की से अफेयर किया, और उसके थ्रू मुझ पर, अपने साथ रखकर मुझ पर एलिगेशन लगवाए कि मैं ही ऐसी हूँ, मतलब मेरा ही कैरेक्टर खराब है एक लड़के को लेकर, और फिर उसी से कहते हैं कि इससे हलाला करो, क्योंकि मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ, हलाला के बिना मैं तुम्हें रख नहीं सकता, मैं अपने साथ तभी लेके जाऊंगा तब तुम हलाला करती हो। खड़े रह करके उन्होंने मेरा हलाला करवाया, हलाला करवा करके खड़े रह करके हलाला करवाया, हलाला करवा करके मेरे को कहा कि 1-2 दिन का वक्त दो, मैं तुमको लेके जाता हूँ। फिर 1-2 दिन गुजर जाने के बाद कहे अच्छा, कि ये हलाला किसके साथ करवाया? उस व्यक्ति का नाम बता सकती हैं आप? हाँ, मतलब जान पहचान में ही है उन्हीं के। अच्छा, ठीक। निर्मला जी, ये हलाला भी हुआ, और ये कानून की नजर में कितना बड़ा गुनाह? ये निश्चित रूप से कानून की नज़र में बहुत बड़ा गुनाह है कि एक महिला की उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी अन्य पुरुष के साथ में जबरन खड़े होकर के उसके साथ में दैहिक शोषण किया जाए। ये दैहिक शोषण की परिधि में आता है, और मैंने इसीलिए कहा कि पहली चीज़ तो उसके साथ धोखा किया गया कि आपके साथ इसके साथ हलाला करो, फिर हम लेकर के जाएँगे। इसलिए धोखाधड़ी का भी प्रकरण बनना चाहिए और दैहिक शोषण का भी प्रकरण बनना चाहिए, करने का भी और करवाने का भी। तो निश्चित रूप से ये बहुत गलत घटना है, बहुत गलत तरीके से इसको महिला को प्रताड़ित किया गया है। तो ये केवल दहेज प्रताड़ना का मामला नहीं है, केवल तलाक का मामला नहीं है, एक महिला की अस्मिता का भी मामला है, उसके वजूद का भी मामला है। ठीक फरहाना जी, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है
कि आपको हम कानूनी मदद पहुंचा सकें, गाइड कर सकें। आपके मन में कोई सवाल है दोनों वकीलों से जो आप पूछना चाहें, जो आपको कोई दिक्कत लगी हो अब तक इस केस में? जी हाँ, मेरा मतलब इस चैनल को लेके और जितने भी लोग ये न्यूज़ देख रहे हैं सभी के लिए ये मैं कहना चाहूँगी कि जिससे मेरे बाद उसने शादी की है, वो लड़की एक हिंदू समाज से आती है जिसका नाम शिवानी है। वो बच्ची है 18 साल की और इनकी एज कुछ 36 या 38 साल है। तो मैं उन हिंदू लड़कियों को ख़ास तौर पे ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ वैसे ही हम लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं इनकी 3 तलाकों से। फिर आप लोग बीच में आ कर के हम लोगों के घर में और कलेश होना, आपकी वज़ह से हमारे हस्बैंड हम लोगों को छोड़ देना, ठीक, वो उन्हें एक तो चीज है, दिखता लेकिन है। कोई कानूनी मदद चाहती हैं आप, मैं वो जानना चाहता हूं आपसे। जी हाँ, बस मैं कानून से ये चाहती हूँ मुझे अपने बच्चों की कस्टडी मिले और हम्म, जो भी मेरा है अभी तक जो उन्होंने मेरे माँ-बाप से लिया है, मुझे हम्म, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं दिया, हमेशा पीड़ित करके लिया ही है। तो जो मेरा हक बनता है, जो मेरे बच्चों के लिए हक बनता है, मुझे हम्म। अपने बच्चों की कस्टडी भी चाहिए और अपने बच्चों का पूरा अधिकार चाहिए। ठीक। आदित्य जी, इसमें अब कई सारे फैक्टर्स जुड़ गए हैं। हलाला का भी फैक्टर है, अफेयर का भी फैक्टर है, उल्टा इनको साजिश कर कर इनका कैरेक्टर को लेकर सवाल उठाने का भी एक फैक्टर वो बता रही हैं कि मुझ पे ही आरोप लगाए गए। तो इस मामले में क्या धाराएं बनती हैं और क्या सजा इनके पति को होनी चाहिए? फरजाना जी, मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि आपने कोई रिटन कंप्लेंट फाइल की है? लिखित में शिकायत दी है फरहाना जी आपने? पूछ रहे हैं अब। जी हाँ, मैंने जो थाने पे एफआईआर करवाई अभी तो सिर्फ़ वही कंप्लेंट मैंने दी है। हाँ, तो आपने सिर्फ तलाक को लेके एफआईआर की है कि आपने ये सारी घटनाओं का विवरण दिया है उसमें? ये सारी घटनाएँ मैंने लिखवाई हैं उसमें। मैंने एक आवेदन बना कर के दिया था। तो आपने उसमें एविडेंस लगाए थे जो जो इनका अफेयर का जो व्हाट्सएप चैट है या फेसबुक चैट है या कोई फोटो है या किसी नहीं, प्रकार का मैंने कॉन्वर्सेशन है? कोई सबूत वो पूछ रहे हैं, सबूत आपके पास कोई? हाँ, मेरे पास सबूत तो है, वो लड़की जिससे इनका अफ़ेयर था वो खुद भी गवाह देने के लिए तैयार है और भी थोड़े से सबूत ऐसे हैं लेकिन ज़रूरत पड़ने पे मैं सबूत भी दे दूँगी। तो आप एक काम करें फरजाना जी, आपके पास जो भी सबूत है, आप इंदौर के एक अच्छे वकील से या आप एक जो न्यायिक विधिक सेवा जो होती है उससे एक आप वकील लेकर के एक प्रॉपर लीगल कंप्लेंट ड्राफ्ट करा के आप फिर से फाइल कराएं एविडेंस के साथ। और अगर उसके बाद आपकी कार्रवाई नहीं होती है तो आप हाईकोर्ट जाइए कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, इसका संज्ञान रिट पिटीशन द्वारा लिया जाए। मुझे ठीक, अपने एक बच्चों मैं की हाँ, कस्टडी भी चाहिए, जी जी, वो भी वो जो कि बाद मुझे में अभी आता तक है, पहले मिली नहीं कंप्लेंट है। रजिस्टर होनी चाहिए। निर्मला जी, इसमें क्योंकि अभी सिर्फ एक व्यक्ति पर कार्रवाई हुई है जबकि उनके आरोप और लोगों पर भी हैं, उसको लेकर भी क्या नए सिरे से उन्हें कोई याचिका दायर करनी पड़ेगी उन लोगों के खिलाफ भी जो परिवार के सास ससुर हैं, या जिस लड़की को लेकर जिक्र है क्या उस पर भी कोई कार्रवाई बनती है? नहीं, जैसा कि अभी आदित्य जी ने बताया कि इनको सारे सबूतों को इकट्ठा करके जो इनके सहयोग में कथन कर सकते हैं लोग उनको इकट्ठा करके और इनको अभी सबसे पहले वो सबूत पुलिस को देना चाहिए। पुलिस अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो इनको किसी लॉयर की मदद लेना चाहिए। अगर ये लॉयर को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इनको विधिक सेवा प्राधिकरण से मदद लेना चाहिए। वैसे भी स्थिति नहीं बनती है तो इनको एक आवेदन वरिष्ठ अधिकारी पुलिस को देने के बाद में मजिस्ट्रेट के सामने जाना चाहिए 156(3) सीआरपीसी, और अब बीएनएस में कार्रवाई होती है। वैसा भी नहीं होता है तो इनको धारा 200 सीआरपीसी की और अब बीएनएस की धारा के अंतर्गत कंप्लेंट केस फाइल करना चाहिए। इनके पास उपचार बहुत है, परंतु सबसे पहले इनको अपने साक्ष्य इकट्ठे करने होंगे, क्योंकि साक्ष्य के अभाव में आप कुछ भी कथन करेंगे उस चीज को मान्य नहीं होगा। हाँ, पुलिस को ये चाहिए कि जिसका भी नाम आ रहा है, जिसके भी विरुद्ध शिकायतें हुई हैं अभी और पहले भी, उनको बुलाकर पूछा जाए, समझा जाए, देखा जाए वास्तव में वो इस अपराध में संलिप्त हैं या नहीं। अगर संलिप्तता है तो उन्हें भी आरोपी बनाया जाए, अगर संलिप्तता नहीं है तो उन्हें छोड़ दिया जाए, परंतु इन्वेस्टिगेशन तो एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक, आदित्य जी आपने कहा कि हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, तो हाई कोर्ट में फीस है क्या, उसका आवेदन का जरिया होता है, वो भी थोड़ा बताइए। देखिए लोकेन जी, मैंने आपको कहा कि हमारा जो संवैधानिक स्ट्रक्चर है हाँ। वो इतना ट्रांसपेरेंट है कि अगर ये एक चिट्ठी भी लिखती हैं चीफ जस्टिस को तो उसको भी कोर्ट पिटीशन की तरह ट्रीट करता है। ठीक, तो मैडम भी मेरे साथ अग्री करेंगी मैं जब बोल रहा हूँ, तो अगर ये चिट्ठी भी लिखती हैं कोर्ट को तो वो ऑटोमेटिकली पिटीशन हो जाएगा
और कोर्ट अपने आप इनको लॉयर अपॉइंट करके दे देगा अगर ये खुद से क्षमता नहीं रख पा रही हैं एक वकील को अपॉइंट करने एक आखिरी सवाल, जो सबूत हैं इनके पास, मतलब चैट वगैरह हैं, जी, तो उसको ये कैसे सबूत के तौर पर इकट्ठा करके भेज सकती हैं? ये सारा डिजिटल माध्यम से भेजें या उसके प्रिंट आउट निकालें? नहीं, उसका प्रिंट आउट जो है फरजाना जी, आप तारीख से आप उसको डेट वाइज उसको लाइन अप कर लीजिए कि कब से कब ये शुरू हुआ और उसके बाद क्या क्या चैट हुआ, कौन कौन सी फोटोग्राफ है, क्या क्या एविडेंस आपके पास है, वो तारीख वाइज डेट वाइज कि आज ये हुआ, आज ये हुआ, आज ये हुआ, तो उससे फिर कोर्ट को भी आपके केस को समझने में बहुत आसानी मिलेगी। चलिए, उम्मीद है हमें कि आप दोनों ने जो सलाह दी है ये फरहाना जी के काम आएगी और इस तरह के जो और केस हैं वो कम से कम हमें देखने को ना मिले, क्योंकि हमारे देश में 3 तलाक को लेकर सख्त कानून है और ये कुप्रथा भी है जिसका खत्म होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों मेहमान जुड़े, फरहाना जी आप भी जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस कार्यक्रम के बाद आपको न्याय मिलकर रहेगा, जो हमारी कोशिश भी है और इस कार्यक्रम का मोटो भी है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।